अभी हाल ही में न्यूज़ में आया है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके टारगेट को 2030 के लिए बढ़ाकर 500 गीगावाट कर दिया है। क्यों किया गया? और ये चीज़ें जो डिसाइड हुई हैं ग्लासगो में, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ओपिनियन दिए हैं उसमें ये बात बोली गई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भारत में हो रही है। और क्यों ना हो, आज पूरी दुनिया में सर्वाधिक विद्युत निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वहाँ पर तापीय संयंत्रों द्वारा ही, यानी कोयला जलाकर ही विद्युत निर्माण किया जाता है। और कोयला अच्छा खासा हरितगृह गैसों को उत्सर्जित करता है। तो अगर हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि भारत पूरी तरह से पर्यावरण सुरक्षा की तरह अथक प्रयास कर रहा है। और इसी अथक प्रयास में पवन ऊर्जा भी उनमें से एक है, क्योंकि पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा में आती है। यहां इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि पवन ऊर्जा किस तरीके से कार्य करती है, पवन ऊर्जा का क्या टारगेट है जो भारत अपने लक्ष्यों को लाया है, और तीसरा पवन ऊर्जा को लेकर भारत में कहां कहां पर क्या क्या चल रहा है। यहाँ पर तकनीकी से लेकर व्यवहारिक चीज़ों को लेकर, कुछ तथ्यों को लेकर और पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। यानी ये वीडियो सिर्फ आपको, लेक्चर जो है आपको सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए नहीं, एवं मुख्य परीक्षा के लिए भी नहीं, साथ साथ आपके इंटरव्यूज़ में भी जब आप जाएंगे तो इन तथ्यों के साथ जब आप विश्लेषण कर रहे होंगे, जब आप चर्चा कर रहे होंगे, जब आप सटीकता के साथ, पारदर्शिता के साथ अपने उत्तर दे रहे होंगे, तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ, आप एक बैलेंस विद्यार्थी हैं। बहुत ही संतुलित तरीके से आपने तैयारी की है और आप सब कुछ एक तरीके से समझते हैं। बिल्कुल देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये पूरी की पूरी जो डिस्कशन हमारी होने वाली है पवन ऊर्जा के कार्यतंत्र और उसकी क्षमता को लेकर, यह पूरा का पूरा लेक्चर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से लेकर दोनों से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरि है। मैंने पिछले 18 सालों से आपकी यूपीएससी टीचिंग में लगा हुआ हूं। पिछले 18 सालों में 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सफल हो चुके हैं। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की है और मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहाँ मैं फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ दिल्ली के सारी टीम के द्वारा। मेरी कुछ किताबें हैं जो मैग्रा हिल से पब्लिश होती हैं विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पर। ये किताबें आप हमेशा पढ़ते रहते हैं और ये किताबें हैं जो इंडिया में सर्वाधिक यूपीएससी में पॉपुलर किताबें हैं, हाईली सेलिंग बुक में आती हैं। टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उसका जो लिंक है आप यहाँ देख सकते हैं, t.me/ravi_upsc_unacademy। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप सीधा इस पीडीएफ को ले सकते हैं विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए। अनअकैडमी पर मेरे जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_p_2010, यहाँ पर मेरी प्लस की भी क्लासेस हैं और साथ ही साथ मेरी स्पेशल क्लासेस भी हैं। प्लस की क्लासेस आप सब जानते हैं पेड हैं, स्पेशल क्लासेस जो हैं वो निःशुल्क हैं। वहाँ पर जीव विज्ञान चल रहा है, आप उस क्लास को निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसे फॉलो कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्त। ये अनअकैडमी पर आपको अनुभवी अध्यापकों की एक टीम एक ही मंच पर मौजूद है और सब कुछ आपको लाइव क्लासेस के साथ देती है। इनमें से हर किसी को आप बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आप जानते हैं। ये भारत की उम्दा फैकल्टीज़ हैं जो आपको एक ही मंच पे उपस्थित है। आइए अब बात करते हैं विंड एनर्जी को लेकर बात चलते हैं और इसकी क्या कार्यप्रणाली है, किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से कार्य करती है। अच्छी बात बताओ, जब विंड एनर्जी की बात होती है तो आप क्या सोचते हो? कुछ पंखा वंखा टाइप का देखा होगा ना। आप ऐसे कितने विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने विंड टर्बाइन देखा होगा? पंखा 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 एक देसी भाषा है, पंखा एक बोलचाल की भाषा है, बस तकनीकी भाषा में आप उसे विंड टर्बाइन ही बोलिएगा, या बहुत ज़्यादा उसको शुद्ध हिंदी बोलिए तो पवन चक्कियाँ बोलिएगा, पंखा नहीं। ओके फाइन, ये देखा, ये इसी तरह का। अच्छी बात बताओ, जब आप विंड टर्बाइन देखते हो यानी पवन चक्कियाँ देखते हो तो उसकी हाइट क्या होती है? बहुत बहुत बहुत, पहली बात। दूसरा और साइज़ कितनी देते हो, आकार कितनी? बहुत बहुत बड़ी। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपसे पहली बात कर ली कि जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, और दूसरा जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनके जो पंखे होते हैं
ओके, वो पवन चक्कियाँ जो होती हैं पूरे विंड टर्बाइन में जो होती है ना, वो फैंस जो लगे होते हैं वो बहुत धीरे धीरे घूमते हैं और बहुत तेज घूम भी नहीं सकते दोस्त, क्योंकि बहुत बड़े आकार के होते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा बड़े आकार के होने से आवाज़ वगैरह भी करेंगे। और कभी कभी तो भी सुनने में आया है कि पवन चक्कियों में लगकर कई पक्षियों की मौत तक हो गई है। फिलहाल वो दूसरा पहलू, उस पहलू को हम लोग यहाँ लेकर नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो आज ही भी आप बोल देंगे कि सर आप विंड टर्बाइन तो नहीं लगाएंगे। ओके, सो बिल्कुल उस पहलू को हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। अब बात ये होती है कि जो विंड टर्बाइन हम लगाते हैं जनरली, ओके, जो पवन टर्बाइन जो होती है, विंड टर्बाइन जो होती है, उसको हम कह रहे हैं, वो करता क्या है, पवन का उपयोग करता है। और ज़्यादा हाइट पर क्यों लगाते हैं, ज़्यादा हाइट पर इसलिए लगाते हैं ताकि पवन का किसी तरह का कोई अवरोध ना हो। और पवन चक्कियाँ जो होती हैं, लिटरली अगर आपको बताऊं, को धीरे धीरे घूमती है। पवन चक्कियाँ धीरे धीरे घूमती है। पवन चक्कियों की गति बहुत तीव्र नहीं होती है। ओके, पवन चक्कियाँ काफ़ी धीरे धीरे घूमती है, बोला ना, और तेज घूम भी नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़े आकार की होती है, बहुत भारी होती है। ठीक है, और दूसरा जो पंखा होता है ना, उसका जो फैन, विंड टर्बाइन का जो फैन होता है, उसका एक शेप होता है प्रॉपर, और इस हिसाब से उसका आकार होता है कि थोड़ी सी भी अगर विंड की गति आती है तो वो पवन चक्कियाँ घूम जाती हैं, और पवन चक्कियाँ झूम जाती हैं तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ओके, किसी पंखा का घूमना क्या कहलाता है, एक तरह की यांत्रिक ऊर्जा है। किसी टरबाइन का घूमना क्या कहलाता है, एक तरह की यांत्रिक ऊर्जा है। टरबाइन भी क्या, एक तरह का पंखा, एक तरह का फैन। तो यहाँ भी क्या, ऊपर की जो फैन है जब वो घूमती है तो वो एक तरह की यांत्रिक ऊर्जा जनित करती है। उसको फिजिक्स में बोलते हैं, भौतिकी में बोलते हैं, एक यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हुई पवन की गति चलने से। और ये यांत्रिक ऊर्जा क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिए कहीं ना कहीं उस पवन चक्कियों का एक विशेष शेप होता है जिसको हम कहते हैं एरोडायनेमिक शेप, या आप हिंदी में कहिए विशिष्ट वायुगतिकीय आकार, अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में एरोडायनेमिक शेप। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, कुछ चीजों के बारे में यहां जानने की जरूरत है। जो विंड टर्बाइन होती है उनकी हाइट कितनी होती है, तकरीबन 100 फीट न्यूनतम रखी जाती है, न्यूनतम 100 फीट। 100 फीट का मतलब लगभग 30 मीटर के परे, 30 मीटर से दूर, 30 मीटर के ऊपर। रीजन, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंसेस नहीं होता है, काफी हद तक जो जगह होती है काफी क्लीन होती है। सो विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बिना के ना अवरोध के आसानी से पवनें जो होती हैं टर्बाइंस की तरफ आ रही होती हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लगभग 30 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, ये भी चीज आपको समझ में आ गई। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जरा समझिएगा। आपने हमेशा देखा है जो विंड टर्बाइन चलता है बहुत धीरे धीरे चलता है, और बहुत धीरे धीरे विंड टर्बाइन के चलने से विद्युत निर्माण नहीं हो सकता। तो अब क्या किया जाए, इसके अंदर पूरा एक सिस्टम होता है। इसके अंदर पूरा एक सिस्टम होता है। क्या होता है इसके अंदर पूरा एक सिस्टम, मैं आपको समझाता हूं, जरा समझिएगा। इस फिगर पे आइएगा, समझिएगा असल में क्या होता है। अच्छा, ये जो लेक्चर है ना, आपको यूपीएससी के अलावा बहुत सारे जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो मुख्य परीक्षा में पवन ऊर्जा लिखा ही है उनके सिलेबस में, जीएस पेपर 3 में, हर जगह के लिए महत्वपूर्ण है। सो यूपीएससी के अलावा अन्य जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो विंड टर्बाइन में क्या देखा होगा आपने, देखो असल में ये आगे ना एक लोहे की रॉड होती है जिसको एक्चुअल में हम लोग सैफ्ट कहते हैं। इसको अंग्रेजी में भाषा में हम लोग सैफ्ट कहते हैं, जिसको आप लोहे की रॉड कह सकते हैं। एक मोटी रॉड होती है, और इसी मोटी रॉड से क्या लगा होता है, इसी मोटी रॉड से फैन लगा होता है। 1 2 3, मान लो 3 पंखे लगे हैं, फैन लगा होता है। और ये रॉड जो होता है, इधर देखो, ये जो रॉड होता है हम सैफ्ट कहते हैं, आगे वाला। जब ये पंखा घूमता है हवा आने से, जब हवा आने से ये पंखा घूमता है, विंड टर्बाइन घूमता है, तो पीछे की ये सैफ्ट भी घूमती है। लेकिन अब पंखा तो बहुत धीरे घूमता है, तो सिंपल है, सैफ्ट भी बहुत धीरे से घूमती है, क्योंकि सैफ्ट उस पंखे से जुड़ा हुआ है। अब इतनी गति वाले यांत्रिक ऊर्जा से जो पंखा घूम रहा है, भैया विद्युत नहीं बनेगा। तो अब क्या किया जाए, पवन ऊर्जा में क्या होता है, देखिए अब क्या किया जाए, पीछे गियर बॉक्स लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, गियर संदूक लगा होता है। गियर बॉक्स मतलब गियर संदूक लगा होता है, गियर बॉक्स लगा होता है। उस गियर बॉक्स के द्वारा पीछे एक और सैफ्ट जुड़ा होता है, यानी लोहे की एक और रॉड जुड़ी होती है। और ये गियर बॉक्स क्या करता है, आगे की सैफ्ट की गति को पीछे की सैफ्ट की गति के कई गुना बढ़ा देता है। यानी आगे अगर सैफ्ट 1 गुना घूम रहा है, 1 बार घूम रहा है, तो पीछे का 90 टाइम्स इतना बढ़ा देता है, सैफ्ट घूम जा रहा होता है।
यानी ये एक बार चल रहा है तब तक ये 90 बार तक घूम जाता है। सोचिए, ये सारा का सारा कमाल गियर बॉक्स का है, ये सारा का सारा कमाल गियर बॉक्स का है। तो सर वो विंड टरबाइन के अंदर इस तरह का सिस्टम होता है? डेफिनेटली इसी तरह का सिस्टम होता है, इसी तरह की प्रणाली होती है वहां पर। और ये बताइए, अगर बहुत तेजी से घूम गया अब ये, तो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा आ गई कि नहीं आ गई? आ गई यांत्रिक ऊर्जा, यहां यांत्रिक ऊर्जा आ गई। पीछे जो यांत्रिक ऊर्जा, यहां यांत्रिक ऊर्जा उतनी नहीं थी जितनी पीछे मिली, बिकॉज ऑफ गियर बॉक्स। अरे गियर बॉक्स ऐसे समझ जाइए ना, आप साइकिल यूज किए हैं कि नहीं किए हैं? हो सकता है गियर वाला ना किए हो। हम गांव में वो सीधा एक ऐसे साइकिल होता था, दादाजी वही चलाते थे हमारे, हम भी वही चलाएं। इसे सीधा होता था, इसे आप लोग तो सीधा वाला चलाए होंगे, हीरो वाला। हम तो वो थोड़ा दादाजी वाला ऐसे करके, ऐसे सीधा था, ऐसे पकड़ के इसी से चलाए हैं, पकड़ पकड़ के मेड़ मेड़ पे, है ना, गाँव गाँव में से मेड़ मेड़ होता है, सिर्फ चलाए। तो उसमें होता क्या, हम तुमको बताएं। जब हम एक बार पैडल मारे, समझना, एक बार पैडल मारे, पहिया एक बार रीम घूमा, समझिएगा। लेकिन ये बिना गियर वाला है, एक पैडल मारे एक बार पहिया घूमा, ठीक है, चलिए घूमा। अब क्या करें, अगर मान लीजिए उसमें गियर लगा दे तो एक बार पैडल मारेंगे 90 बार वो टायर घूम जाएगा, मान लीजिए ऐसा हो जाए तो सर आप समझ में आ गया कि गियर वाले साइकिल में कम ऊर्जा में ज्यादा काम हो रहा होता है। ठीक है, एग्जैक्टली गियर बॉक्स कुछ उसी तरीके से काम करता है। ये आगे वाला पैडल है और ये पीछे वाला पैडल कई गुना तेज घूम जा रहा है, ऐसे समझ लो। सॉरी। अब यहां पर जब यांत्रिक ऊर्जा अच्छी खासी बन गई इस गियर बॉक्स की मदद से, आपने सुना होगा एक उपक्रम होता है, एक डिवाइस होता है, हिंदी में उपक्रम बोल लीजिए, डिवाइस होता है, उसका नाम होता है डायनमो। सुने हो डायनमो तुम लोग? डायनमो या फिर जनरेटर, या फिर जनरेटर। पता है डायनमो जनरेटर क्या करता है? इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और यह बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। ये बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो ये बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। अब वही विद्युत की सप्लाई हम लोग अगल बगल दे देते हैं। तो ये मैंने आपको पवन ऊर्जा को इस पिक्चर के द्वारा समझाने की भरपूर कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि मैंने समझा ले लिया है, आपको समझा ले गया हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये पवन चक्कियां होती हैं, जनरेटर होता है, डायनामो होता है। ये मैंने आपको उस पिक्चर से समझा दिया क्या क्या यहां पर होकर अब विद्युत निर्माण का सारा कहानी बनता है। और अनुपात जो है यहां तक संभव हो सकता है। ये यूनिक मैंने एक अनुपात 90 लिखा तो 1:90 ही होगा। वो हो सकता है 1:60 हो जाए, 1:54 हो जाए, 1:57 हो जाए, 1:72 हो जाए, 69 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अनुपाते जो लिखाया है समझाने का तरीका है कि इसका क्या मतलब है अनुपाते। अब समझिएगा, देखिए पवन ऊर्जा के लिए जो पवन की गति है उसकी भी एक मात्रा होती है। न्यूनतम कम से कम 8 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए और मैक्सिमम करीब करीब देखिए लिखा है 36 से लेकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक अगर पवन की गति आती है, पवन अगर आ रहा है, पवन की गति है, तब यहां तक भी विंड टरबाइन से विद्युत जनित किया जा सकता है, जो आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर विद्युत जनित करने की कोशिश की जाती है, जहां पर समझाने की कोशिश किया जा रहा है। अब बात होती है भारत में कितना आया, वो औसतम है। भारत में अगर आप औसतम पवन की गति देखिए तो औसतम भारत में पवन की गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की मिलती है। तो सर भारत में तो अच्छी खासी क्षमता है, विशेषता आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें सोचने की क्या बात है, ये डेफिनेटली हो रहा है, ये आपको खुद दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा हमको एक बात बताओ, जब हम लोग गाँव में थे, हो सकता है आप शहरों में भी आप रहे हो, ऐसा थोड़ी ना कि सब गाँव में ही रहे हो भाई हमारी तरह, ठीक है। तो वहाँ क्या होता था कि हमारे दादाजी बोलते थे, पिताजी बोलते थे, सुनो जी आज पछुआ चल रहा है ना। तो पछुआ चल रहा है तो मतलब अभी ऐसे चल, थोड़ी देर बाद फिर कहते देखो हवैया का ना डायरेक्शन बदल गया है, दिशैया जो है बदल गया है। तो जो दिशैया जो बदल रहा है ये दिनवा में पता चला 3-3 बार बदल रहा है। अब तुम विंड टरबाइन एक के डायरेक्शन में करके बैठे हुए हो, है ना, हवा इधर से आ रही है। जब इधर से आ रही तब तो विंड टरबाइन चलो ठीक था, हवा ज्यादा ले रही थी। अब विंड इधर से आ रहा है हवा, अब क्या किया जाए? घबराओ नहीं, इस टरबाइन पे सेंसर होते हैं, विंडवेन होता है, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें होता है मित्र विंडवेन, ये एक विंडवेन होता है। ये क्या करता है, ये दिशा की जांच कर रहा होता है। और जैसे दिशा अगर इधर से आ रही उधर की तरफ, जैसे इधर से आएगी इधर की तरफ, और हमेशा कोशिश करेगा टरबाइन ज्यादा 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 पवन को अपनी तरफ ले और मजे से घूमे, और मजे से घूमे तो मजे से बिजली बनावे।
क्लियर? और आगे बढ़िएगा। अब देखिए, हम हट जाते हैं सामने से 1 मिनट के लिए। हट गए भाई, देख लो पूरा बढ़िया से। क्या इनमें से ऐसी कोई चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हो? मेरी एक पुस्तिका है जो मैग्रा हिल में छपती है, इस समय 5वां जो है उसका एडिशन है, जो आपको मिल जाएगा मार्केट में। ये वहीं से पिक्चर है ना। ये मैंने ही एक पिक्चर है जो अपने दिमाग से करके बनाया है और जो आपको यहाँ देने की कोशिश की है। इस पिक्चर में आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है, पूरा विंड टरबाइन, जो अंदर पूरा बॉक्स होता है आपको कुछ दिखता नहीं है प्रभु, आपको तो सिर्फ ये पंखा दिखेगा और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है अंदर ढका हुआ, अंदर पूरा सिस्टम देखिए। आगे का जो सैफ्ट है उसकी स्पीड स्लो है, बीच में गियर बॉक्स है, पीछे की स्पीड ज्यादा है, लगा दिए पीछे डायनेमो और जनरेटर, जनरेट कर दिया बिजली और ले जाके यहाँ बैटरी में कर दिया चार्ज, और बैटरी दे दनादन चार्ज हो रही है। यही देखिए, यही जनरेटर हुआ, यहीं पर लगा, जनरेटर हो गया, ये यहां पर आपको हाई स्पीड हो गया, यहां पर हो गया आपको यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक सॉफ्टवेयर घूमेगा तो क्या मिलेगा? यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी, और जैसे यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा? पिछवा लगा हुआ तुम्हारा जनरेटर, जनरेटर है डायनेमो, ये पिछवा जो तुम्हारा जनरेटर लगा हुआ क्या करेगा? खट से इस सॉफ्टवेयर को लेकर कन्वर्ट करके क्या करेगा? विद्युत उत्पादन कर देगा, चुपचाप विद्युत उत्पादन कर देगा। जाके यहाँ बैटरी तुम्हारा जो है डीसी होता हो, जाकर भर जाएगी, बैटरी फुल हो जाएगी। अब गांव में देहात में कहाँ भी हो तुम रहते हो, अपना इसको यूज करो। कहाँ है अपना मतलब अंधेरे में बैठे हो, अगर तुम्हारी ये सब क्षमता है लगा इसको, यूज करो, दे दनादन इलेक्ट्रिसिटी लो। गाँव में कम से कम लोग बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अंधेरे में लालटेन वालटेन और कहाँ कहाँ ढेबरी और दियाँ लगा लगा के हम लोग पढ़े हैं, कहाँ से आए हैं, तो आज की नई पीढ़ी को थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा आपको लिए चलते हैं कुछ तथ्य पर। 1986 में भारत में पवन ऊर्जा की शुरुआत हो रही, देखो ऑफिशियली हो रही है। पवन ऊर्जा का विकास के लिए पवन चक्कियां लगाने का देखो कहां कहां टारगेट डिसाइड हुआ, लगा भी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, गुजरात के ओखा में और तमिलनाडु के तुतिकोरिन में। इन क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र अच्छा खासा है। 55 किलोवाट पावर जनरेशन का पहली बार प्लांट लगाया गया विंड टरबाइन का। लेकिन अगर कुल बताऊं तो भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं पवन ऊर्जा से विद्युत बन रहा है तो वो तमिलनाडु, राजस्थान पीछे में 3 साल पहले क्वेश्चन भी आया था। किस राज्य में भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा से विद्युत निर्माण है? तो तमिलनाडु। और इतना ही निर्माण ही नहीं है, क्षमता भी उसी राष्ट्र की है, तमिलनाडु की। ये अगर पूछ ले कि निर्माण ही नहीं हो रहा कहां पर, ये पूछ ले क्षमता भी सबसे ज्यादा कहां की है, तब वो तमिलनाडु में मारना तुम लोग, तब भी तमिलनाडु ही मारना तुम लोग। ठीक है बच्चों, ठीक है। और सुनो, अब यहीं पर हम बताएं अधिकतम पवन ऊर्जा क्षमता तमिलनाडु की, और यहां तक कि तुमको बता दें पूरे भारत में जितनी भी पवन से ऊर्जा बन रही है मित्र, उसमें से लगभग 29%, 2 और 9 29% जो है तुम्हारा वो इसी जगह से मिल रहा है जो तुम यहां से देखते हो तुम लोग भाई। ठीक है दोस्त, तुम लोग यहीं से देखते हो, अकेला तमिलनाडु संभालता है। अब देखो तो यहीं पे और तो आप लोगों को बताता हूं मैं, तमिलनाडु के बाद अन्य राष्ट्र कौन कौन से, तो वो भी लिख दिया, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये अन्य राष्ट्रों में। अब यही हम आप लोग को लिए चलते हैं बच्चा, है ना, कहीं तुम लोग को टारगेट की तरफ। पता है MNRE का, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक टारगेट है, 2015 में आया। क्या आया 2015 में? आया कि 2022 तक 60,000 मेगावाट पावर जनरेशन हम लोग पवन ऊर्जा से करेंगे। असल में टारगेट क्या था हम तुमको बताते हैं। टारगेट ये था, है ना, टारगेट ये था, हम तुमको बताते हैं, सुनो, है ना, फिर हम तुमको थोड़ा लिए चलते हैं, सुनो। टारगेट ये था दोस्त, इधर देखो, 2015 में MNRE कहता है, 2015 में MNRE कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कि देखो हम 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा से कितना, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा से टोटल 175 गीगावाट पावर जनरेशन करेंगे। 175 गीगावाट का मतलब होता है 1,75,000 मेगावाट पावर जनरेशन जो है, विद्युत उत्पादन जो है, इससे करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा से। मतलब कोयला वैला नहीं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जयमास ऊर्जा, है ना, पन विद्युत, सूक्ष्म पन विद्युत ऊर्जा, इन सबों से करेंगे। और इस 175 गीगावाट में पता है 100 गीगावाट जो था प्रभु, वो सौर ऊर्जा है, वो सौर ऊर्जा है, और इसमें 60 गीगावाट जो है वो पवन ऊर्जा है, बाकी 15 गीगावाट औरों से है।
और इसी को आपको बताऊं, ग्लासगो में जाके मोदी जी ये कहते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि ये जो 2022 वाला टारगेट अब 22 में आ गया है, ये हम लोग करीब करीब अचीव भी कर रहे हैं। 60 गीगावाट अर्थात 60,000 मेगावाट। इसी को अभी नया न्यूज आता है कि 2030 में, आज वीडियो बनाते बनाते जो है, हो सकता है कल को 3 साल बाद कोई सुन रहा है, इसका वैल्यू कुछ और हो उस समय, ठीक है। आज ये इंफॉर्मेशन आ रहा है कि 2030 में जो भारत का टारगेट है वो कुल 500 गीगावाट होगा। एक बात बताओ, अगर 175 में कुल 60 गीगावाट पवन ऊर्जा है, तो आगे 2030 में क्या और नहीं बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। अभी इसमें कैसे डिवाइड होगा, सौर कितना है, पवन कितना है, उसके लिए अभी आप फरवरी मार्च तक का माह तक का वेट कर लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए। जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसका डेटा चेक कर लिया जाएगा, आपको उस पर लिखा मिलेगा कि कितना है, क्योंकि अभी कहीं किसी जगह पे इस तरह के स्रोत नहीं अवेलेबल हैं। हालांकि कुल वैल्यू जरूर आ गया है कि 500 गीगावाट 2030 में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। तो डेफिनेटली दोस्त, जब 175 में 60 था तो 500 पक्का ज्यादा होगा, यानी पवन ऊर्जा को लेकर और ज्यादा हम भविष्य लक्षित हैं। और वैसे भी देखो, पवन ऊर्जा का स्कोप इसलिए भी है क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं इसके अनुकूल भी है। काहे अनुकूल है? क्योंकि भारत में अच्छा खासा समुद्र तटीय क्षेत्र है, एक तरफ पश्चिमी घाट, एक तरफ पूर्वी घाट, और घाट वाला जो एरिया है ना, तट वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर अच्छा खासा पवन की गति होती है। क्योंकि ज्योग्राफी तुम लोग सुने होंगे, क्योंकि वहाँ पर दाब का अंतर ज़्यादा होता है, प्रेशर डिफरेंस जिसको बोलते हैं। क्योंकि पानी हमेशा ठंडवे रहता है, और जमीन जो होता है, लैंड जो होता है, वो जैसे सन का लाइट उस पर पड़ता है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। और समुद्र में हवा ज़्यादा गर्म होती नहीं, पानी हमेशा उसको ठंडे बनाए रखता है, तो ठंडी हवा हमेशा भारी होती है, नीचे रहती है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है। तो लैंड पर हवा ऊपर चली जाती है तो नीचे हवा का दबाव कम रहता है, और इधर समुद्र में हवा नीचे रहती है तो नीचे दबाव ज़्यादा रहता है। तो समुद्र वाला दबाव का अधिक क्षेत्र होता है, और जमीन वाला सूर्य के समय में कम क्षेत्र होता है, और अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ पवन चलती है। और इसी वजह से मानसून भी आता है। जब आप भूगोल में पढ़ रहे होंगे, आपके अध्यापक ये पढ़ा रहे होंगे। भाई, हम 2 ही विषय पढ़ाते हैं, हमको नहीं जाना है, क्योंकि अभी हम यही 2 विषय को 18 साल से सीख रहे हैं। हमको अभी भी याद है, कलाम साहब कहते थे, बताओ रवि, अभी भी हम सब अभी हम विषय को सीख रहे हैं। बताओ, जब वो शख्स 50 साल 60 साल पढ़ाने पर सीख रहे थे, तो भैया हम तो अभी अंकुरित भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हम यही 2 सब्जेक्ट बहुत पढ़ लें, इतना ही बड़ा है, ठीक है। तो हम आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे, हम इसी 2 विषय में रहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ विषयों को समझने के लिए अन्य विषयों का नॉलेज जरूरी। इसका मतलब यह नहीं कि हम अन्य विषय आपको पढ़ाने लगे, और ना हमें शौक है। अभी हमारे सब्जेक्ट में ही बहुत कुछ है पढ़ने पढ़ाने को, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपको मैंने भरपूर तरीके से समझा दिया कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। ये आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई हैं। ये रहा पूरा का पूरा डिस्कशन पवन ऊर्जा से। मुझे नहीं लगता इससे कोई भी क्वेश्चन आप गलत करने वाले। अंत में चलते चलते आपको बता दूं, 2023 का बैच जो है चल रहा है, इसमें इंट्रोडक्टरी ऑफर है, ये है आपके सामने है। और अगर इसमें आप रवि यूपीएससी का कोड यूज़ कर लेंगे, है ना, रवि यूपीएससी, रवि मेरा नाम है और यूपीएससी टीचिंग मेरा काम है, जो मैं पीछे से बोलता आया हूँ, आपको एक्स्ट्रा 10% छूट मिल जाएगा आपके फीस में, यानी आपके शुल्क में। 1 साल से अगर उसके ऊपर का कोर्स लेते हैं, 6 महीना 6 माह अतिरिक्त समय आपको मिलता है। 6 माह का आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है। सारी पुस्तकें आपको मिलेंगी, पूरा का पूरा आपको टेस्ट मिल जाएगा, परीक्षा दे लीजिए, पूरा श्रृंखला आपको मिल जाएगा टेस्ट का। यहाँ पर अगला जो बैच है 2 फरवरी, ध्यान रखिएगा 2 फरवरी है, ठीक है। 2 फरवरी, 2 नहीं 2 फरवरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है, जहाँ पे एक टेस्ट सीरीज़ है, अगला संडे देख लीजिए, 30 जनवरी को है। 54 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करना है, 11 बजे ये होगा, 11 बजे। और ये आपको बहुत तरह की गजट हैं, ये सब कीजिएगा, ये सब आपको प्राइस में दिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ 20 साल का प्रश्न है यार, कम से कम आईएएस की तैयारी करो, 20 साल का पेपर भी नहीं देखे हो तो यूपीएससी एग्जामिनर का क्या मूड है, कैसे समझोगे, फिर पढ़ क्या रहे हो। जो कि प्रारंभिक परीक्षा का वैसे भी आपका पाठ्यक्रम नहीं दिया है, सिलेबस नहीं दिया, सिर्फ विषयों के नाम लिखा है, अंदर विषयों में लिखा ही नहीं है। पता नहीं आपको अध्यापक बताते हैं कि नहीं बताते हैं, और आप सिलेबस देखते हैं कि नहीं देखते हैं पीटी में। और यहाँ पर इनरोल करते समय हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, रवि यूपीएससी यूज़ करना है, बस ध्यान रखिएगा, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, रवि यूपीएससी कोड के साथ। देखिए, ये ना एक फ्री मेगा टेस्ट सीरीज़ है, जो आप सबको एक विशेष दिन आपको मिलता है, जहां अपने अपने विषय के जो महारथी हैं,
जो अनअकैडमी पर आपके साथ लाइव क्लासेस लेते हैं वो अपने अपने विषय की टेस्ट सीरीज आपको कराते हैं। 15 क्वेश्चन 15 मिनट, अलग अलग दिन अलग अलग विषयों के। जो प्रचंड विद्वान हैं, अनुभवी हैं, अध्यापक हैं, वो आपको लेते हैं। अब हम ये नहीं बोलेंगे रवि अग्रही यानी मेरा नाम मिल गया तो हम प्रचंड विद्वान है, हम अपने को छोड़कर बाकी सबको बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम अंकुरित भी नहीं हुए ना। अभी हम खुद ही बता रहे थे, कलाम साहब अगर वो बोलते थे कि अभी तो हम कुछ सीखे ही नहीं हैं, तो हम तो अंकुरित ही नहीं हुए। ठीक है, हम अपने को उस हिसाब से रख रहे हैं। ठीक है, चलिएगा और आगे बढ़िए। ये है अनअकैडमी पे बहुत सारे बहुत बड़े अनुभवी अध्यापकों की एक टीम, जो आपको पूरा का पूरा अनअकैडमी पर आपको पूरा का पूरा ऑप्शनल वैकल्पिक विषय का लेकर एक चैनल है, जहाँ पर आपको ये लोग मिल जाएंगे बाइलिंगुअल, द्विभाषी और हिंदी भाषी में आपको कक्षा लेते हुए। और यहाँ 2021 में जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, मुख्य परीक्षा में, उसके भी प्रश्न और उत्तरों का पूरा विश्लेषण यहाँ पर है। ठीक है, तो उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको स्कोर करना ज़्यादा से ज़्यादा है ना, नंबर अंक लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है भाई, इसी को लीजिएगा। हम तो साफ साफ बताते हैं, पूरी की पूरी तैयारी, ऊपर से एक ट्यूटर भी आपको मिल जाएगा। हम लोग कई लोग ऐसे लोग हैं जो गांव देहात से आए हैं, जिनके घर में किसी को बैकग्राउंडे नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो एक आपको यहाँ सपोर्ट मिल जाता है मेंटोर का। अनअकैडमी पर लोन फैसिलिटी भी है भाई, बहुत ज़रूरी बता दें, क्योंकि काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल क्रंच रहा है, तो 0% वगैरह के इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाएगा कोर्स वगैरह। ठीक है, आइए, ये विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, जनरल स्टडीज़ के हैं, और यहाँ पर आप जनरल स्टडीज़ के हैं और ऑप्शनल के हैं, इनमें आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट रवि यूपीएससी से मिल जाएगा। मेरी क्लासेज जो है अनअकैडमी पर चल रही हैं, प्लस पर मेरी क्लासेज चल रही हैं विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पर। 30 से 35 प्रश्न मैं बार बार बोलता आया हूँ, इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स से बढ़िया से कर लीजिए मेरे साथ, आपका काम भर का हो जाएगा। जितना 20-25 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, मुझे सुन लीजिए, मेरी किताबें पढ़ लीजिए। ये है टेलीग्राम चैनल भाई, यहाँ पे हम बोले हैं, चले जाइए चुपचाप, इसको फोटो तो ले लीजिए, खट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी से जाकर आप चुपचाप क्या कीजिए, वहाँ पर ले लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहीं से ले लीजिएगा। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/रवि P अग्रही 2010 पर मेरा पूरा प्रोफाइल है, यहीं पर मेरी क्लासेस हैं, ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर बायोलॉजी की कक्षा निःशुल्क चल रही है, हम आपको पहले बताए हैं, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर अनअकैडमी वाले पे। 2 फरवरी से नया बैच है भाई, विभिन्न जो अनुभवी अध्यापक की एक टीम है, अलग अलग बैचेस में आपको मिल जाएगा। शुद्ध हिंदी, द्विभाषी और शुद्ध आंग्ल भाषा, तीनों भाषा के बैचेस आपके सामने हैं। आपको जो सही लगे, जो भी 22-23 का अपना देख लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, चुप मार के पढ़ाई कीजिए। और अंत में जाते आते चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये घंटा भी बजाना होता है, ये भी नहीं भूलिएगा। जाते जाते देखिए एक लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप के साथ और मित्र भी हैं, सब साथ जाइए ट्रेनिंग में मसूरी में। और हाँ, इस PDF को टेलीग्राम से ले लीजिए, जो लिंक अभी हम आपको बताएं, फोटो ले लीजिएगा। तो चलिए मित्र, अगले अध्याय में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, प्लस और मस्त रहें। तो जय हिंद, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होती है।